Hello students, today we will start concept 3. Concept 3 is percentage composition, and along with that we will be dealing with molecular formula and empirical formula. तो सबसे पहले हम लोग percentage composition के बारे में बात कर लेते हैं. परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब यह है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर किसी भी एक एटम का परसेंटेज कितना आ रहा है. लेट्स सपोज मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूँ H2O. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने H2O लिया, वाटर लिया, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन इट, द फॉर्मूला विल रिमेन सेम. आपको ध्यान होगा हमने कॉन्सेप्ट 1 में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोल रहा था कि irrespective of the method of preparation of a particular compound, the ratios of atoms, the ratios of masses of different atoms in a particular compound remain the same. तो उस लॉजिक को यूज करके हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालेंगे. तो H2O का टोटल वेट है, हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन इज 16, so total becomes 18. तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग का मतलब ये हुआ कि टोटल में से उस पर्टिकुलर चीज का वेट कितना है, उन दोनों का रेशो. तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बिकम 2/18 इन 200, ये जितना भी आ जाए. और अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कितना आ जाएगा, 16/18 इन 200. एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि ये हमेशा फिक्स रहेगा. हाइड्रोजन का परसेंटेज हमेशा इतना रहेगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज भी हमेशा इतना रहेगा. अगर आप वाटर की बात कर रहे हो तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने वाटर कैसे बनाया. इतना सफिशिएंट है कि वाटर बना है. तो वाटर में लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को फॉलो करते हुए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ प्रोडक्शन H2O ही हमेशा वाटर होता है. तो 18 में से 2 ग्राम्स हमेशा हाइड्रोजन होगा और 18 में से 16 ग्राम्स हमेशा ऑक्सीजन होगा. सो द रेशियोज आर गोइंग टू बी ऑलवेज सेम. अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो अमोनिया का टोटल वेट है 17 और उस 17 में से 14 वेट तो है नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का है 3 ग्राम्स. तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन will become 14/17 into 100 and percentage of hydrogen becomes 3/17 into 100. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का परसेंटेज इन अमोनिया विल बी दिस ऑलवेज. तो ये सिंपल क्वेश्चंस इस तरीके के कुछ आ जाते हैं. नाउ परसेंटेज कॉम्पोजिशन तो इतना सही है, ठीक है. इसके ऊपर हम थोड़े से क्वेश्चन थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे. देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो पहले समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको पता है, जो भी नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं वो सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही उनको हम लोग बोलते हैं. एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इसको एग्जांपल से देखते हैं. हमारे पास C4H10, ये ब्यूटेन है. तो C4H10 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन. इसमें अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स का रेशो लूं, सो दैट इज 4/10. ठीक है. तो 4 एटम्स कार्बन के हैं और उसके साथ 10 एटम्स हाइड्रोजन के. मैथमेटिकली मैं इसको 2/5 लिख सकता हूँ. ठीक है. नाउ 2/5 को अगर मैं फर्दर ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो डेसिमल्स में आ जाएगा. तो मैथमेटिकली तो चलो रेशो ठीक है, बट केमिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा गलत लग रहा है, बिकॉज कार्बन का तो 1 एटम दिख रहा है मुझे, हाइड्रोजन के 2.5 एटम्स. नाउ एटम्स कैन नॉट बी इन डेसिमल्स, ईदर इट शुड बी 2 और 3. तो ये केमिस्ट्री के हिसाब से गलत हो गया. सो मैं 4/10 को मिनिमम कहाँ तक लेके जा सकता हूँ, 2/5 तक. तो अगर कार्बन को मैं 2 लिखूं और हाइड्रोजन को मैं 5 लिखूं, तो ये एक ऐसा फॉर्मूला हो गया. आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि क्या कोई ऐसा कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करता है या नहीं. ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है.
कि मुझे एक ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिस फॉर्मूले में जो एटम्स का रेशो है वो रेशो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, वो डेसिमल्स में ना हो, तो जितना आप उसको डिवाइड कर सकते हो उतना डिवाइड हमने कर दिया, तो हम 2/5 तक यहाँ पे पहुँच गए. सो दिस कंपाउंड विच कैरीज द एटम्स having simplest whole number ratio is called as empirical formula. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एटम्स का रेशो होगा उस रेशो को मैंने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट किया, तो उस कंपाउंड को हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलेंगे. ये बहुत ही ऑब्वियस है, आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो यू विल गेट द ओरिजिनल फॉर्मूला. तो इससे मैं एक चीज डिड्यूस करता हूं कि अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को एक नंबर n से मल्टीप्लाई कर देते हो, दिस नंबर यू नीड टू फाइंड एवरी टाइम, अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हमेशा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में लेते हैं हम लोग. लेट्स सपोज हमारे पास C6H6 बेंजीन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है दैट इज 6/6, दैट इज 1/1. हम इसको जो मिनिमम तोड़ सकते हैं, या 6/6 को 5/5, 4/4 कुछ भी लिख सकते हो आप, अल्टीमेटली 1/1 लिखेंगे. तो 1/1 इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो विच इज पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड. सो C1H1, जिसको आप CH बोल सकते हो. So the CH will be the empirical formula of the compound benzene. और अगर मैं CH को मल्टीप्लाई कर दूं 6 के साथ, तो जो मुझे मिलेगा वो होगा C6H6. ठीक है, तो अगेन वही बात कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मिलता है, बट ये नंबर क्या होगा दैट वी नीड टू सी एंड इट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन. ठीक है, सिमिलरली अगर C6H6 की जगह पे मेरे पास C2H2 होता, C6H6 को तो बेंजीन बोलते हैं, C2H2 को इथाइन बोलते हैं, तो अगर ये कंपाउंड होता तो इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 2/2 दैट इज 1/1 होता, तो इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला CH होता. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी CH है, C2H2 का भी CH है, तो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं. सो नाउ दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि अगर उसने मुझसे ये बोला कि बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ, तो मैंने बता दिया CH. अगर उसने मुझसे पूछा कि C2H2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ, तो मैंने फिर से बोल दिया CH. बट अगर उल्टा पूछा, अगर उसने मुझसे ये बोला कि एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है, तो हमें ये बताना है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है. सो नाउ मुझे इस CH को एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा मैं जब, तब जाके मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा. पर अगर मैंने इस CH को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे C6H6 मिल गया, और अगर मैंने CH को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे C2H2 मिल गया. सो दैट मीन्स कि अगर आपको क्वेश्चन में एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि एम्पिरिकल फार्मूला को देख के मैं डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बना सकता. उल्टा पॉसिबल है, मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख के डायरेक्टली एम्पिरिकल फार्मूला बता सकता हूँ, बट एम्पिरिकल को देख के मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना थोड़ा मुश्किल है. और उस मुश्किल को आसान कैसे किया जाएगा? थ्रू दिस नंबर. तो ये नंबर हमें पता होना चाहिए कि नंबर अगर 6 हुआ तो आंसर कुछ और आएगा, नंबर अगर 2 हुआ तो आंसर कुछ और आएगा. तो इस नंबर को निकालना भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इस नंबर को निकालना उतना मुश्किल भी नहीं है एक्चुअली, बिकॉज ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसी को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. तो सबसे पहले तो n इज एम्पिरिकल फॉर्म, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. इसको अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं तो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास.
तो n निकालने का एक इजी तरीका आ गया मेरे पास कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास है आप उसको डिवाइड करो एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स n मिल जाएगा। सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, सिंपल नंबर है, तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल सा है। लेट्स सपोज हम लोग एक दीवार क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वो दीवार कैसे बनेगी? ब्रिक्स से। तो हम लोहे के ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं और आपको एक असम्पशन ये लेना है कि लोहे का जो ब्रिक है वो टूट नहीं सकता। सो मतलब दैट ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच यू कैन यूज। स्मॉलेस्ट यूनिट को ही मैं एम्पिरिकल फार्मूला बोलता हूँ। तो अगर मुझे ये पता है कि एक ब्रिक का वेट है 500 ग्राम्स और हम जो दीवार बना रहे हैं उसका टोटल वेट है 20 kgs। ध्यान से सुनना है, एक ब्रिक का वेट है 500 ग्राम्स, दैट इज हाफ kg, 25 kg। और उस ब्रिक को यूज करके आप जितने चाहिए ब्रिक्स यूज कर सकते हो, पर उस ब्रिक को यूज करके हमें जो दीवार बनानी है उसका वेट, उसका टोटल वेट है 20 kgs। तो कितनी ब्रिक्स यूज होंगी? अगर एक ब्रिक का वेट है 0.5 kg तो 20 kg तक जाने के लिए मुझे 40 ब्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी। तो ये जो नंबर आया 40, ये कैसे आया? ये नंबर ऐसे आया कि टोटल मास है 20 kg और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला को स्मॉलेस्ट यूनिट ही बोल रहे हैं, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसका मास है 0.5 kg। तो n की वैल्यू आ गई 20/0.5, दैट इज 40। तो n का वैल्यू निकालना इज एक्चुअली नॉट एट ऑल अ बिग डील। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास विल गिव यू n। तो सो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी हियर इज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मुझे दिया हो तो मैं उनकी रेशो को सिंप्लीफाई करके बहुत इजीली एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकता हूँ। बट अगर एम्पिरिकल फार्मूला दिया हो तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उस एम्पिरिकल फार्मूला को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जाए। तो इस एग्जांपल को देख के हमें समझ में आ रहा है कि C6H6 और C2H2 दोनों का ही एम्पिरिकल फार्मूला CH है। तो अगर क्वेश्चन में मुझे ये दिया होता कि अ कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला CH, a compound has an empirical formula CH, find molecular formula, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इस क्वेश्चन को मैं तब तक सॉल्व नहीं कर सकता जब तक मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना मिले जिससे कि मुझे पता चले कि इस एम्पिरिकल फार्मूला को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग एम्पिरिकल फार्मूला थ्रू डेटा दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। Finding एम्पिरिकल फार्मूला। वैसे एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एक ऐसा फार्मूला जिसमें कि जितने भी एटम्स हैं उन सबका सिंपलेस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, पर अगर परसेंटेज वाइज मुझे डेटा दिया हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो जैसे क्वेश्चन ये है, तो हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू ही इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि देयर इज वन हाइड्रोकार्बन which contains carbon, हाइड्रोजन। अभी फिलहाल हम 2 ही लेते हैं, उसके बाद हम 3 और 4 के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो देयर इज वन कंपाउंड which is a hydrocarbon, that means it has both carbon and hydrogen, and carbon is 75% क्वेश्चन में गिवन है, हाइड्रोजन इज 25% and the percentages are by mass percentage। तो उसने क्वेश्चन में दिया कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं और कार्बन का वेट परसेंटेज 75%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 100 ग्राम कंपाउंड मेरे पास होगा तो उस 100 ग्राम में से 75 कार्बन होगा और बाकी का जो 25 ग्राम्स है वो हाइड्रोजन होने वाला है। ठीक है, तो ये वेट परसेंटेजेस हैं डायरेक्ट, कार्बन एंड हाइड्रोजन। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, फाइंड एम्पिरिकल, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? एक टेबल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, उस टेबल में दोनों लोगों का नाम लिखा होगा, दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन। फ्यूचर में अगर क्वेश्चंस को मुझे और लेंदी बनाना है
तो मैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इन सबको भी इंक्लूड करूँगा, तो कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी। ठीक है, मुश्किल अलग चीज़ होती है, लेंदी अलग चीज़ होती है। तो लेंदी हो जाएगा, ये कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं, नहीं तो आपको और टेबल में इंक्लूड करने पड़ेंगे लोग, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। फिलहाल हम सबसे सिंपल वाला केस ले रहे हैं। नाउ अब आप इसमें सबसे पहले तो परसेंटेजेस लिखोगे। सो दिस इज 75% और दिस इज 25%। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे मास। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, बस आप कॉमन सेंस वाली चीज है। जैसे हम सब ने एग्जाम्स दिए हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे 80% मार्क्स हैं, तो एक्चुअली मेरे मार्क्स कितने हैं ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वो एग्ज़ाम का मैक्सिमम स्कोर क्या है। अगर एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स का 80% इज़ 80, पर अगर एग्ज़ाम 500 मार्क्स का है तो 500 का 80% इज़ 400। सो ये तो डिपेंड करेगा, पर चीज़ों को ईजी बनाने के लिए मैं एजम्पशन बहुत ईजीली ले सकता हूँ कि लेट्स सपोज दैट द हाइड्रोकार्बन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, मेरी मर्जी कि मैं कितना भी हाइड्रोकार्बन ले लूँ, बिकॉज रेशोज तो सेम ही रहने वाले हैं। तो मैंने अगर वो हाइड्रोकार्बन 100 ग्राम्स लिया, ठीक है, तो 100 ग्राम का 75% इज डायरेक्टली 75 ग्राम्स और बाकी का 25 इज 25 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहला एजम्पशन आ चुका है। उस एजम्पशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप ये नहीं भी लेते हो, अगर आप मानते हो कि 100 ग्राम की जगह 1 ग्राम है तो 75 की जगह 0.75 हो जाएगा। ठीक है, बट अल्टीमेटली जब आप रेशोज लोगे सो दैट विल बिकम इमटेरियल, कोई दिक्कत नहीं होगी उस चीज़ में। तो हमने माना कि 100 ग्राम्स टोटल हाइड्रोकार्बन है, उसका 75% बिकम 75, 25% बिकम 25, तो ये मास आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं C4H10 लिख रहा हूँ, तो इस फॉर्मूले में जो 4 and 10 है ये एटम्स हैं। these are number of atoms, these are not masses। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कार्बन का 4 ग्राम है और हाइड्रोजन का 10 ग्राम है, मैंने ये नहीं बोला। इस फॉर्मूले को देख के मुझे क्या समझ में आता है कि कार्बन के 4 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं। तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूले में जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स एक्चुअली मासेस नहीं होते हैं, ये नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं, एटम्स का नंबर। तो इसलिए मुझे इन मासेस को एटम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम और बना रहा हूँ, मोल्स। तो 75 by 12 gives you the number of moles of carbon। ये कैसे आया, ये कौन सा फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला है गिवन वेट बाय मोलर मास। कार्बन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो नंबर आता है दैट इज 12। तो अब मैं यूनिटरी मेथड लगा के आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला भी कॉमन सेंस बेस्ड फॉर्मूला है कि कार्बन के लिए 12 ग्राम्स मीन्स 1 मोल, सो 1 ग्राम मीन्स 1 by 12 मोल। इसको मिटा देते हैं। सो 75 ग्राम्स मीन्स 1 by 12 into 75 मोल्स। तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे 75 by 12 मोल्स। सिमिलरली हाइड्रोजन की बात हो रही है और ये हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे आ गया 25 by 1, तो ये आ गया मोल्स। ठीक है, उसके बाद हम इसको एटम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 75 by 12 into एवोगैड्रोस नंबर, सिमिलरली 25 by 1 into एवोगैड्रोस नंबर। ये हम पूरा लेंदी प्रोसेस करके देख रहे हैं। उसके बाद बीच बीच में से आप अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से काफ़ी सारे स्टेप्स स्किप कर सकते हो। जैसे सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लाई बाय Na करने का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो चाहिए। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो आएगा तो ये भी Na और ये भी Na, तो कट ही जाएगा, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो टेक्निकली वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि मोल्स को एटम्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर एटम्स का रेशो लेंगे। बट जब दोनों तरफ आप Na से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर x by y का रेशो है और आप दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 तो वैसे ही कट जाएगा,
तो सबसे अच्छी बात रेशियोज की यही है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड भी कर सकते हो। इट क्रिएट्स नो डिफरेंस। और इस चीज़ को हम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इन रेशियोज को अपने मन के हिसाब से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट यू नीड टू टेक केयर कि जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, या फिर जिस नंबर से ऊपर डिवाइड कर रहे हो उसी नंबर से नीचे भी डिवाइड करना है, वो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए। नाउ इसके आगे अब मैथमेटिक्स है। मेरे पास दोनों चीज़ों के एटम्स आ चुके हैं, इन एटम्स का मुझे रेशियो लेना। तो इन दोनों रेशियोज, ये 75/12 इंटू Na, 25/1 इंटू Na, इन दोनों का रेशियो अब मुझे चाहिए। तो इन दोनों के रेशियो को सिंप्लीफाई करना ये मैथमेटिक्स का काम है। केमिस्ट्री तो यहाँ तक हो गई। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेट्स सपोज डिवाइड बोथ numbers by Na, so this becomes 75/12 and 25/1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिवाइडिंग by Na on both sides। ठीक है, यहाँ से ये एटम्स के बाद हम जितने भी कॉलम्स बनाएंगे, ये सारे कॉलम्स को आप इकट्ठा करके एक बड़ा कॉलम बना सकते हो, विच इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। हमने मैथमेटिकली बस इसको किया। ठीक है, अब ये आ गया 75/12। इसको अगर अपन लिखें, एक काम करते हैं, यहीं पे लिखते हैं 75/12 इज 12 6 6.25 बन जाएगा, और ये तो हमारा 25 है ही, इसको ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। नाउ बुक्स में जो लिखा है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो बुक्स में लिखा हो। तो बुक्स में ये लिखा होगा कि आप यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से, और यहाँ पे तो क्वेश्चन इजी है क्योंकि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर 3-4 लोग होते तो सबके लिए मैं यहाँ तक पहुँच जाता, सबके पास कोई कोई नंबर आ जाता। जैसे इसमें 6.25 आया, इसमें 25 आया, किसी में कुछ और आएगा। फिर अब आपको क्या करना है कि इन सब में जो सबसे छोटा नंबर है, उस छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर देना है। सो दैट मीन्स नाउ dividing by 6.25, what we get is 6.25 by 6.25, and this comes 25 by 6.25, so this becomes 1 and this becomes 4। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज इतनी अच्छी थी कि डायरेक्टली 6.25 से डिवाइड करके 4 आ गया। हो सकता है ना आता तो हमें 1-2 स्टेप्स और आगे चलना पड़ता, पर अल्टीमेटली हमें मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करनी है। हम किसी भी नंबर से चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, और हम किसी भी नंबर से चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसा भी कर सकता था कि ये 6.25 और ये 25 है, तो मेरा मन किया कि मैंने दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाता 625 और ये बन जाता 2500। फिर मैं इनको काट लेता, इनको कट कर लेता, तो जितना मिनिमम पॉसिबल हो पाता उतना हो जाता। ठीक है, वो भी हम करके देख लेते हैं थोड़ी देर में। तो 1:4 का रेशो आ गया, तो कार्बन इज 1, hydrogen is 4, so now the empirical formula becomes CH। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। अगर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर मेरा मन होता कि मैं दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये बन जाता 625। मुझे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो चाहिए, मुझे बस पॉइंट्स नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, मुझे पॉइंट्स नहीं चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशो, और ये बन जाता 2500। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करना शुरू करता 5 से, तो ये 5 से कट जाता 500, और ये 5 से कट जाता 125। फिर मैं एक बार और 5 से काटता, तो ये बन जाता 25, ये बन जाता 100। फिर मैं एक बार 25 से काट देता, ये 25 से 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो आंसर तो 1/4 आ गया। तो आंसर फिर से यही आएगा। तो यही इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैथमेटिकल मैनिपुलेशन आप कैसे भी करो। ये एक मेथड है जो बुक्स में लिखा होता है कि जो सबसे छोटा नंबर है आप उससे सबको डिवाइड कर दो, पर ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है आपको वैसे ही चलना है। आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। तो कॉमन सेंस यूज़ करने का मतलब ये है कि दोनों को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता था, और अल्टीमेटली जब मैं उनको काटता तो अल्टीमेटली आंसर 1:4 ही आना था। अगर आपने सही से किया तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का एक तरीका हो गया।
अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन में हम 2 की जगह 3 लोग लेते हैं और फिर देखते हैं। तो उसी तरह से बस जितने लोग बढ़ते रहेंगे, जितने एलिमेंट्स बढ़ते रहेंगे, ये प्रोसेस उतना लेंदी होता जाएगा। ये मुश्किल नहीं है, बस ये लेंदी है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बट अगेन जैसा हम पहले भी कहते आ रहा है, एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड राइट नाउ, ठीक है। आपका आंसर सही आना चाहिए, बाकी स्पीड तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाने के कौन से तरीके थे? पहली बात तो आपको इतने कॉलम्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। फिर इनमें से कौन कौन सा स्टेप हम एलिमिनेट कर सकते थे? ये हमने पहले मल्टीप्लाई बाय एन किया, फिर हमने डिवाइड बाय एन किया, तो जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी वही चीज़ तो यहाँ भी लिखी हुई है। हाँ, प्रोसीजरली ये करना ज़रूरी था, ठीक है। तो अगर आपके मिड टर्म एग्जाम्स, बोर्ड्स और उनमें ये सब क्वेश्चन आता है जहाँ पे इन रिटर्न आपको सब दिखाना है, सो नाउ दैट इज इम्पोर्टेंट। बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जहाँ पे आपको सिर्फ अल्टीमेटली आंसर ही लेके आना है, तो आपको ये 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली 75/12 यहीं पे कर सकते थे, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ स्टेप्स अगर कम कर दोगे तो अपने आप आपकी स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी अब 70% को 75 लिखा, 25% को 25 लिखा, तो ये 2 कॉलम्स अलग अलग बनाने की क्या ज़रूरत थी? अगर मुझे स्पीड बढ़ानी होती तो मैं सिंपली इसको कैसे मेंटली करूँगा? मुझे क्वेश्चन में दिया है कार्बन 75%, हाइड्रोजन 25%, तो मैं कम से कम स्पेस में कैसे कर सकता हूँ? कार्बन का मास होता है 12, तो मैं डायरेक्टली करूँगा कार्बन बाय हाइड्रोजन इज 75/12 डिवाइडेड बाय 25/1, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर दूंगा। अब इसका क्या हुआ? 25 से 75 डायरेक्टली गया 3 से, 3/12 हो गया 1/4, तो डायरेक्ट आ गया कार्बन बाय हाइड्रोजन इज 1/4, सो आंसर इज CH4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में करते समय 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। हाँ, अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा भी आया तो हमें 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए हैं तो रेशियोज हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी। बट अल्टीमेटली इतना कुछ लिखने की ज़रूरत सिर्फ तब है जब आपका सब्जेक्टिव पेपर है और आपको लिख के सब कुछ दिखाना है। पर अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप बस ऐसे रफ कैलकुलेशंस करके रेशियोज निकाल सकते हो। हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑन एम्पिरिकल फार्मूला विल बी लाइक, एक कंपाउंड है, अ कंपाउंड has carbon, hydrogen and oxygen in percentages as given below। मतलब अपने पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और 3 लोग हैं, तो इसमें कैलकुलेशन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। वो कितना है? कार्बन इज 40%, हाइड्रोजन इज 20%, ऑक्सीजन इज अगेन 40%, तो तीनों मिला के हो गया 100%। तो ये क्वेश्चन है, अपने को वही पूछा गया हमसे, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। Carbon is 40%, hydrogen is 20%, oxygen is 40%. This is percentages. Then comes mass. तो हमने ऐसा assume किया कि जिस भी हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है उस हाइड्रोकार्बन का कितना हमने अमाउंट लिया? 100 grams. So these percentages will be directly converted into masses. तो masses हो गए 40 grams, 20 grams, 40 grams. Now moles. तो कार्बन का 40 ग्राम है, तो कार्बन के मोल्स कैसे निकलेंगे? फिर 40/12। हाइड्रोजन का 20 ग्राम है, तो हाइड्रोजन के 20/1। अच्छा, ध्यान रखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स की बात हो रही है, अगर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही होती तो मैं 20/2 करता, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, एटम का मतलब है वेट है 16, तो 40/16, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्ट एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ,
मोल्स को पहले मैं एटम्स में कन्वर्ट करूंगा, फिर मतलब मल्टीप्लाई बाय Na करूंगा, फिर मैं सबको डिवाइड करूंगा Na से, तो बात तो वही है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया था, इस बार हम थोड़ा सा उसको स्पीडली करते हैं। तो यही रेशोज है, अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 40/12, 40/16 इसको कट किया तो 4 से कट किया तो 4 3s and 4 10s, तो ये बन गया 3.33, ठीक है। ये बन गया 20, ये बन गया 4 4 4 10, तो ये बन गया 2.5। यहाँ तक रेशो आ गया, ठीक है। तो मैथमेटिक्स प्योरली स्टार्ट हो चुकी है। अब जो बुक्स में लिखा हुआ है, वो बुक में क्या लिखा हुआ है कि इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर हो उस नंबर से आप सबको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2.5 सबसे छोटा नंबर है। आप चाहो तो आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, नहीं तो आप इसको 10/3 भी लिख सकते हो, नॉट एट ऑल अ बिग डील। तो आपकी मर्जी है, 10/3 जिसको यूज करना है या फिर 3.33 यूज करना है, और यहाँ पे 10/4 को 5/2 जिसको यूज करना है, या फिर 2.5 यूज करना है, ठीक है। अब इन तीनों में जो सबसे छोटा है वो 2.5 है, तो मैं सबको 2.5 से डिवाइड कर रहा हूँ। सो दिस विल बिकम 3.33/2.5, 20/2.5 and 2.5/2.5। ठीक है, हम लोग यहाँ तक आ गए। अब ये 3.33/2.5 करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि एग्जाम में हमें कैलकुलेटर नहीं मिलता, तो इसलिए इसको करने का ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, आप 3.33 को 10/3 लिखो और 2.5 को लिखो 5/2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये 5 से ये 10 गया 2 से, तो ये बन गया 4/3, दैट इज 1.33। फिर 20/2.5, दिस बिकम्स 8, 2.5 into 8 is 20, और 2.5/2.5 is 1। तो ऑक्सीजन सिंप्लीफाई हो चुका है 1, हाइड्रोजन सिंप्लीफाई हो चुका है 8, पर अभी तक कार्बन सिंप्लीफाई नहीं हुआ 4/3 या फिर 1.33। अब फाइनली हम इन सबको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑल। हमने यहाँ पे क्या किया था, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट। जब आप सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये दोनों डिवाइडेड बाय 2.5, जब 2.5 से डिवाइड किया तो फिर ये सब आ गया। फिर फाइनली जब 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 4/3 into 3 becomes 4, 8 into 3 becomes 24, 1 into 3 becomes 3। तो अब ये सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशो में आ गया है। तो कार्बन के 4 एटम्स, हाइड्रोजन के 24 एंड ऑक्सीजन के 3। तो ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो उस फॉर्मूले का कोई एक्चुअल कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये परसेंटेजेस हम नॉर्मली कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पर्पस बस ये जानना है कि क्या आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए जो बेसिक कॉमन सेंस चाहिए वो है या नहीं। तो इस पूरी चीज़ में बस जब हमने कार्बन को 12 से डिवाइड किया, ऑक्सीजन को 16 से किया और हाइड्रोजन को 1 से किया, उस पॉइंट तक तो केमिस्ट्री यूज हुई। उसके बाद फिर प्योरली मैथमेटिक्स यूज करके हमने इन रेशोज को थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंट किया, दैट वाज वन। तो एम्पिरिकल फार्मूला के क्वेश्चंस इसी तरीके के आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज POAC, ठीक है। थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज POAC। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये एक काफी इंट्यूटिव सा लॉ है। इसका मतलब सिंपल सा है, दैट इन अ केमिकल रिएक्शन, ध्यान देने वाली बात है, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात हम लोग नहीं करेंगे अभी, वो तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बाद में होगा। फिलहाल इन केमिकल रिएक्शंस द आइडेंटिटी ऑफ एटम्स रिमेन्स द सेम। दैट मीन्स
ये एरो हमने बनाया, एरो के लेफ्ट में रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के राइट में प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर एरो के लेफ्ट में आपको 10 कार्बन के एटम्स दिख रहे हैं टोटल, तो एरो के राइट में भी आपको 10 कार्बन के एटम्स दिखने चाहिए टोटल। हाँ, ये चीज जरूर है कि कार्बन के अटैचमेंट्स माइट चेंज। पहले कार्बन वाज नॉर्मल कार्बन, नाउ कार्बन इज अपीयरिंग एज CO2। पहले कार्बन नॉर्मल था, अभी कार्बन ऑक्सीजन से अटैच हो गया। उससे फर्क नहीं पड़ता, ये कार्बन है ये ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में अटैचमेंट हो चाहे ना हो, डबल बॉन्ड हो चाहे ना हो, पर इस चीज का नाम तो अभी भी कार्बन ही है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बस उतना सही है कि रिएक्शन से पहले जिस एटम को मैं कार्बन का नाम देता हूँ, अभी भी उस एटम का नाम कार्बन ही है। भले ही वो कार्बन अब मॉलिक्यूलर स्टेट में चला गया, भले ही वो कार्बन किसी और से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो गया, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद अटैचमेंट्स, बट द पॉइंट इज कार्बन रिमेन्स एज कार्बन। ऐसा नहीं हुआ कि कार्बन नाइट्रोजन बन गया, कार्बन कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेंगे। तो इस एरो के लेफ्ट में अगर आपको 5 हाइड्रोजन के एटम पहले दिख रहे थे, तो एरो के राइट में भी आपको 5 ही दिखने चाहिए। इसको बोलते हैं POAC। ये सुनने में तो बहुत ही सिंपल सा लॉ लगता है, बट इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। अभी हम थोड़ी देर में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो POAC इज कॉल्ड एज द बेसिक ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, आप जो बैलेंसिंग करते हो वो बैलेंसिंग भी कहीं ना कहीं POAC के बेसिस पे ही होती है। द पॉइंट इज यू डोंट नो द नेम ऑफ इट, यू डिडंट नो द नेम ऑफ इट इनिशियली। आपने 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में जब भी बैलेंसिंग की है तो आपने इसका नाम नहीं सुना, बट इसका नाम सुनना जरूरी नहीं है, पर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये रिएक्शन सबने अपने स्कूल टाइम में बैलेंस की है। H2O, H2 + O2 gives H2। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग ये देखते हैं कि इधर 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इधर भी 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। तो ये आपने जो सोचा कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 हैं और राइट हैंड साइड पे भी 2 हैं, तो ये जो आपकी सोच है इसी को तो POAC बोल रहे हैं। दैट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन, इफ देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट, वेदर दे आर अटैच्ड टू देमसेल्व्स और वेदर दे आर अटैच्ड टू समवन एल्स, दैट इज नॉट एन इशू, बट वो 2 हाइड्रोजन हैं। तो रिएक्शन से पहले अगर वो 2 हैं तो रिएक्शन के बाद भी तो 2 ही होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा है, और वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं। अटैचमेंट्स आर डिफरेंट बट द एंटिटी इज सेम, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर हम ऑक्सीजन पे आते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन है, उधर 1 ही है। तो अब इस 1 को 2 करने के लिए मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया और यहाँ पे 2 ही है। तो मैं वापस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। तो ये जो आप कर रहे हो ना, इसको बेसिकली हिट एंड ट्रायल बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग। कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले किसी एक को बैलेंस करें, फिर दूसरे को करें, फिर तीसरे को करें, इस तरह से चलता रहे। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग बैलेंसिंग के और अच्छे मेथड्स सीखेंगे, हिट एंड ट्रायल से बेटर मेथड्स। ठीक है, बट हिट एंड ट्रायल इज अ वेरी प्रोमिनेंट मेथड विच यू शुड नो हाउ टू यूज। तो ये जो बैलेंसिंग है, ये आपने अगर स्कूल में की है तो इनहेरेंटली आपको POAC के बारे में पता है। तो मुझे आपको कोई भी फॉर्मूला कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आई कैन ट्रस्ट ऑन अ कॉमन सेंस, और उस कॉमन सेंस के बेस पे अभी हम आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे आप कर लोगे। ठीक है, तो POAC इज सिंपली अ कॉन्सेप्ट विच हैज अ नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी के जितने भी एटम्स थे वो उतने ही रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, बिकॉज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ केमिकल रिएक्शन। अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होती तो ऐसा जरूर होता कि कार्बन माइट हैव कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन, तो आप देखोगे कि पहले 10 कार्बन थे, अभी तो 8 ही रह गए, तो बाकी 2 तो कहीं और ही चले गए, बाकी 2 तो कन्वर्ट ही हो गए। केमिकल रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता है, तो आप यू कैन फील एश्योर्ड कि कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद एवरी सिंगल एटम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन का एग्जांपल अगर लें तो
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बनता है। तो इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं कि नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं, इधर एक ही है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर हाइड्रोजन के इधर 6 हो गए, 3 2 6, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6। तो ये जो बैलेंसिंग हुई, अल्टीमेटली दिस इज अ सटल फॉर्म ऑफ पीओएसी। आपको पीओएसी का नाम नहीं पता था, पर आपने अल्टीमेटली लगाया वही है, क्योंकि इसी को कॉमन सेंस बोलते हैं। तो आपने कॉमन सेंस लगा के बैलेंसिंग कर ली। आगे बैलेंसिंग थोड़ी लंबी लंबी आएगी, तो हो सकता है वो इतनी इजीली ना हो, पर अगर आप थोड़ा स्मार्टली करोगे तो बैलेंसिंग अल्टीमेटली पीओएसी लगा के हो जाए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में जो हम आज पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग 3 कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। नंबर 1 वाज, इनफैक्ट हमने देख लिया, नंबर 1 वाज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, नंबर 2 वाज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 3 इज पीओएसी। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन तीनों कॉन्सेप्ट में से किसी भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स रेफर आवर ब्लू बुक। शुड टेक दिस एज अ बाइबल ऑफ आईआईटी एंड जेईई मेंस। आपको इसके बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। आपको इसके क्वेश्चंस करने का ही टाइम नहीं मिलेगा, तो बाकी बुक्स खरीदने का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। वंस यू आर डन विद दिस, व्हेन यू हैव सफिशिएंट टाइम, देन यू कैन गो फॉर डिफरेंट बुक्स। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2? ये हमारा क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो उसने मुझे ये नहीं बताया कि CO2 वो कहाँ से लेके आया। क्या उसने कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से CO2 बनाया, या किसी और रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट था CO2। पर अच्छी बात यह है कि मुझे ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि CO2 कहाँ से बना है, बिकॉज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन टेल्स मी दैट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CO2 है तो उसमें एक कार्बन होगा और उसमें 2 ऑक्सीजन होंगे, तो उसका वेट हमेशा 44 होगा। कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 32। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बताना है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 अपॉन 44 into 100। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। बस हाँ यही है कि कार्बन का 12 अपॉन टोटल मास। जैसे जब हम लोग अपने एग्जाम में मार्क्स आते हैं उनके परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, टोटल मार्क्स, और हम लोग ऊपर क्या रखते हैं, द मार्क्स दैट यू हैव गॉट। तो अभी कार्बन की बात हो रही है, तो कार्बन का मास ऊपर और टोटल मास नीचे, इनटू 100 विल गिव यू परसेंटेज। इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आ जाएगा वो सही आंसर होगा। देन लेट्स डू 4th प्रॉब्लम। नाउ दिस इज अ गुड प्रॉब्लम। एक एक लाइन को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। अ कंपाउंड हैज 40% कार्बन बाय रेट। पहली लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन अभी आगे और आएगा। कोई एक कंपाउंड है, उसमें क्या क्या है मुझे नहीं पता, उसने बस ये बोला कि उस कंपाउंड में जो कार्बन है वो 40% है। मतलब अगर टोटल कंपाउंड 100 ग्राम का होगा तो 100 में से 40, अगर टोटल का कंपाउंड 200 ग्राम का होगा तो 200 में से 80, तो 40% है। ठीक है, फिर उसने आगे बोला इफ द मॉलिक्यूलर वेट of compound is 90, then the number of carbon atoms present in one molecule
ऑफ द कंपाउंड आर हाउ मच। तो क्वेश्चन में एक कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड में 40% कार्बन है और उस कंपाउंड का वेट भी उसने दे दिया 90। तो उसमें अपने को ये बताना है कि कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो 90 वेट है उसका 40% कार्बन है, सो द वेट ऑफ कार्बन is 40% ऑफ 90 ग्राम्स। ठीक है, तो 0 से 0 ये सब कट गए, तो 9 4 36 ग्राम्स। तो ये जो भी कंपाउंड है, इसका हमें नाम नहीं पता, पर इस कंपाउंड में जो कार्बन है उसका वेट है 36। ठीक है, अब उसने पूछा है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। अच्छा, आप ध्यान देना, अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होता तो ये ग्राम लिखना ठीक था, पर अगर उसने सिर्फ मॉलिक्यूल बोला तो ये 36 AMU है। ठीक है, हम इन सब चीज़ों को अगर साइडलाइन करते हैं तो मुझे बस ये पता है कि कार्बन 36 है। अगर आप एक मॉलिक्यूल की बात करोगे तो 36 AMU हो गया, अगर एक मोल की बात करोगे तो 36 ग्राम हो जाएगा। तो 36 इज द वेट ऑफ कार्बन। और अब उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज 12 AMU is the weight of 1 carbon atom। तो अगर 12 AMU का मतलब होता है 1 कार्बन एटम, तो 36 AMU का मतलब होता है 3 कार्बन एटम्स। 12 into 3 is 36। So the answer is 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस आगे करते हैं। Now let's do a next example on this. Question number 5. A compound has 20% nitrogen by weight। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में था परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय वेट, वैसे ही नाइट्रोजन का इसमें दिया हुआ है। एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन का 20% है। देन इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड contains 2 nitrogen atoms, एक कंपाउंड के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम्स गिवन है, देन द molecular weight of compound is how much। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का जो भी टोटल वेट है उसका 20% नाइट्रोजन है और उस कंपाउंड में खुद 2 नाइट्रोजन एटम्स है। ठीक है, तो हम लोग एक कंपाउंड एज्यूम करते हैं, ये कोई बड़ा सा कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसके अलावा भी कुछ कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि इस कंपाउंड का टोटल वेट तो मुझे पता नहीं, बट इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, तो नाइट्रोजन के एटम्स का जो वेट होगा वो तो 28 है। ठीक है, लेट्स सपोज इस कंपाउंड का मास हो गया m। ठीक है, तो एक तरफ तो ये क्वेश्चन में मुझे वो बोल रहा है कि इस कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन के एटम है, तो मतलब वेट होना चाहिए 28। और दूसरी तरफ वो मुझे ये भी बोल रहा है कि इस कंपाउंड का 20% नाइट्रोजन है। तो मैं काम करता हूँ, इस कंपाउंड का टोटल वेट है m, इसका 20% मैंने ले लिया, तो इस कंपाउंड के वेट का 20% शुड बी द वेट ऑफ नाइट्रोजन। बट उसने मुझे खुद बोला कि नाइट्रोजन के तो 2 एटम्स हैं, मतलब 28, तो दिस शुड बी 28। तो मास का 20% शुड बी इक्वल टू 28। तो मास becomes equal to 28 into 100
by 20, तो 28 into 5, 5 8 40, 0 4 कैरी, 140 ग्राम्स। तो आंसर आ गया कि ये जो भी रैंडम कंपाउंड है इसका टोटल वेट 140 होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम वापस देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस लाइक का क्वेश्चन है। इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं। एक कोई कंपाउंड है जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन 20% बाय मास पाया जाता है, तो जो भी उसका वेट है उसका 20% करेंगे तो नाइट्रोजन का वेट आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज इस कंपाउंड में खुद ही 2 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो जो नाइट्रोजन के एटम्स हैं 2, उनका वेट तो हो गया टोटल 28। तो मतलब ये हुआ कि टोटल कंपाउंड के मास का 20% should be equal to the mass of nitrogen which is already present, that is 28. तो m into 20 by 100 is 28, m अपना आ गया। ठीक है, now let's do a next problem, question number 6. now थोड़ा सा बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, बट हाँ बायोलॉजी का ऐसा कुछ टर्म नहीं आएगा। एक जनरल नॉलेज वाली चीज जो आपको पहले ही पता होगी, हीमोग्लोबिन के ऊपर क्वेश्चन है, और हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है उसके बारे में बात हो रही है। हीमोग्लोबिन contains 0.33% of iron by weight, ये दिया हुआ। Now, if one molecule of hemoglobin contains 2 atoms, then the molecular weight of hemoglobin will be, then molecular weight of hemoglobin will be how much। ये काफ़ी हद तक पुराने क्वेश्चन के सिमिलर से क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ये हमें एक नॉलेज मिली, अगर पहले से आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पहली बात तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चंस का पर्पस सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। क्वेश्चन में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जो इंटरेस्टिंग है, जो जनरल नॉलेज है, या जो किसी भी तरह आपके काम आ सकती है, तो उसको अपने को याद रखना है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन है, उसमें आयरन होता है। हीमोग्लोबिन का जो भी वेट है उसका 0.33% आयरन है। पर जो मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, हमें हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला नहीं पता, पर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर आयरन के 2 एटम्स हैं। वो 2 एटम्स कैसे भी हो सकते हैं, बेसिकली 2 एटम्स हैं, और उसके अलावा कुछ कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट बताना है, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। लेट्स सपोज द मॉलिक्यूलर वेट इज m। ठीक है, तो इस m का 0.33% अगर हमने लिया, सो दिस शुड बी द मास ऑफ आयरन। बट उसने खुद बोला कि भाई आयरन के तो 2 एटम्स ऑलरेडी हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एटम्स। आयरन के एक एटम का वेट होता है 56, तो ये हो गया 56 into 2। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है। तो 0.33 को मैं 1/3 लिख सकता हूँ। सो मोलर मास इज 0.33 को 1/3 लिखा, 56 into 2 into 100 और बाय 0.33, so that gives me 56 into 2 into 3 into 100 by 1। 0.33 को 1/3 लिखा तो वो 3 घूम के ऊपर आया। तो नाउ इट्स वेरी सिंपल, 3 into 2 6, तो 56 into 6 कितना हो गया, 6 6 से 36, 6 3 कैरी, 6 5 से 30, 3 36, सो 3 3 6 0 0। ठीक है, तो सिंस उसने पूछा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो 33600 AMUs। अगर वो बोलता मोलर मास, ठीक है, जनरली मॉलिक्यूलर वेट बोलने का मतलब GMM ही होता है, तो 33600 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7। X and Y are 2 different elements
having their atomic masses in 1:2 ratio. Having atomic masses in 1:2 ratio. ये पहली एक चीज दी हुई है, इसको समझते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स से मिलकर ऑब्वियसली कोई कंपाउंड बनेगा। ये दो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो 1:2 रेशो में डिवाइडेड है। मतलब ये कि अगर पहले वाले का मास है m तो दूसरे वाले का है 2m। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को असम्पशन लेना पड़ेगा, रेशो दिया हुआ है बट आप किसी का भी मास w मान लो तो दूसरे का अपने आप 2w हो गया। फिर आगे चलते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड the compound formed by the combination of x and y contains 50% of x by weight. Contains 50% of x by weight. तो अगर x का 50% है तो y का भी 50% ऑटोमेटिकली हो गया, ये हमें समझ में आता है। तो उसने क्वेश्चन पूछा है फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन की बहुत सारी वैरायटीज हमें मिल सकती हैं। इस क्वेश्चन की वैरायटीज में क्या होगा, मैं आपको 50% की जगह 30% दे दूंगा। ठीक है, तो वैल्यू चेंज हो गई तो क्वेश्चन चेंज हो गया तो आंसर भी चेंज हो गया, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो अब आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट सीखनी है कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर रहे हैं, दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी मच सफिशिएंट फॉर यू टू क्रैक एनी एग्जाम। द ओनली थिंग इज यू नीड टू रिमेंबर कि कॉन्सेप्ट्स हम सारे डिस्कस करेंगे, वैल्यूज तो चेंज हो सकती हैं। तो आपको बस इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर मैं वैल्यू चेंज करके आपको सेम क्वेश्चन दे दूं तो क्या आप कर पाओगे? अगर आप कर पाओगे तो मतलब आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे होगी। ठीक है, तो उसके लिए रिवीजन आपको चाहिए रहेगी, और रिवीजन का भी कोई फिक्स नंबर नहीं होता है कि 2 बार 3 बार 4 बार ही रिवाइज करना है। इट टोटली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 बार रिवाइज करके आपका अच्छे से हो रहा है, सो देन 2 इज अ गुड नंबर फॉर यू। बट फॉर समवन एल्स, अगर आपको 5 बार रिवाइज करके इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ रही हैं तो आपके लिए दैट नंबर इज 5। ठीक है, आपको अपने किसी फ्रेंड को देख के ये नहीं देखना कि उसने 2 बार रिवाइज किया तो मुझे भी 2 ही बार करना है। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। अल्टीमेटली द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज आपको उतनी बार रिवाइज करना है जितनी बार में आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में पहले भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। मैं इनको कैसे चेंज करूंगा, मैं 1:2 को 2:3 रेशो कर दूंगा तो नया क्वेश्चन बन गया। मैं 50% को 30%, 35%, 40% कर दूंगा तो नया क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार जेईई मेंस में, AIEEE में और बहुत सारे मेडिकल एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो टेक नोट, ये टाइप का क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम x और y का जो मोलर रेशो है, एटॉमिक मासेस वो 1:2 रेशो में है। तो लेट्स सपोज इसका मोलर मास है m, तो इसका हो जाएगा 2m। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया Mn2m। नाउ द कंपाउंड कंटेन्स 50% ऑफ x बाय वेट। हम लोग एक काम करते हैं, दीज आर मोलर मास रेशोज। ठीक है, नाउ मास of x is equal to mass of y as is given in the question। तो उसने बोला 50% x है तो 50% y भी होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसका आपने w वेट लिया तो इसका भी आपने w वेट लिया। ठीक है, तो हमें अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है x और y के बीच में, तो x के कितने एटम्स के साथ y के कितने एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं मुझे वो देखना है। ठीक है, अभी मुझे क्या दिख रहा है कि x के w ग्राम्स के साथ y के भी w ग्राम्स रिएक्ट हो रहे हैं। मुझे ग्राम्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो एटम्स में देखना है। तो एटम्स ऑफ x देखते हैं, एटम्स ऑफ x या मोल्स, एटम्स या मोल्स आप इसको बोलो। बस मोल्स और एटम्स में क्या डिफरेंस रहेगा, मल्टीप्लाई बाय Na कर दोगे तो एटम्स, नहीं करोगे तो मोल्स। ठीक है, तो W/m, ये वाला m, एंड फॉर y दिस बिकम्स W/2m। ठीक है, क्योंकि उसका मोलर मास m है तो इसका 2m है।
सो नाउ x:y का जो रेशो है, एटम्स का रेशो, वो क्या हो जाएगा, W:W:2m. तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो x:y का रेशो W/m डिवाइडेड बाय W/2m. W से W कटा, m से m कटा, सो दिस बिकेम, जो 2 घूम के ऊपर चला गया, 2/1. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे समझ में आ रहा है कि अगर x के 2 एटम्स रहेंगे तो y का 1 रहेगा. सो योर आंसर इज x/y. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से वापस रिवाइज कर लेते हैं. वो जो बोल रहा है ना, आपको बस वो करते रहना. उसने पहले बोला x का मोलर मास और y के मोलर मास में रेशो क्या है 1:2 का, तो मैंने एक को कैपिटल M मान लिया, दूसरे को 2m मान लिया. फिर उसने बोला कि x का परसेंटेज है 50%, तो y का परसेंटेज भी 50% होगा, तो मैंने x को अगर w वेट मान लिया तो y को भी w मान लिया. अगर वो 40-60 बोलता तो मैं उसके अकॉर्डिंगली w और दूसरा लेता. अब गिवन वेट भी मुझे पता है w और मोलर मास भी मुझे पता है कैपिटल M और कैपिटल 2m. तो गिवन वेट बाय मोलर मास को ही तो मोल्स बोलते हैं. तो ये जो मोल्स हैं, जिसको मैं एटम्स में बोल रहा हूँ, अगर मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल्स हो गए W/m और ये हो गए फॉर y W/2m. अब इन दोनों का जो रेशो मैंने लिया तो W/m और W/2m को काटा तो ये 2/1 के रेशो में आ गया. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. क्वेश्चन नंबर 8. ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा वो हमें देखना है. सबसे पहले टोटल मास निकाल लेते हैं. कैल्शियम इज 40, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 into 3 48, सो टोटल बिकम्स 100. तो ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बन जाएगा बिकॉज टोटल वेट भी 100 है, तो कैलकुलेशंस विल बी क्वाइट सिंपलर आई गेस. टोटल वेट में से कैल्शियम का वेट कितना है, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम विल बी वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन टोटल वेट into 100, so that becomes 40%. ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है टोटल वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल वेट ऑफ द कंपाउंड. अब ऑक्सीजन के एक एटम की बात नहीं हो रही है, टोटल ऑक्सीजन की बात हो रही है. टोटल ऑक्सीजन मतलब तीनों एटम्स. अगर एक एटम का वेट होता है 16, तो 16 into 3 कितना हो गया, 16 3 is 48. 48 is the weight of oxygen upon total weight 100 into 100, so this becomes 48%. ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल था. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. A compound of sodium contains 11.5% सोडियम. एक कंपाउंड है जिसमें सोडियम है और सोडियम के अलावा भी कुछ चीजें हैं, वी डोंट नो, पर सोडियम का उसमें परसेंटेज है 11.5. फाइंड मिनिमम molar mass of the compound. तो एक कंपाउंड है, उसका मिनिमम मोलर मास हमें निकालना है. गिवन ये है कि उसमें सोडियम है और सोडियम का परसेंटेज 11.5% है. अब ये कंपाउंड में और कौन कौन है हमें तो नहीं पता, सोडियम है और कुछ और है. ठीक है, तो लेट्स सपोज
इसका मास है कैपिटल M, तो मैंने 11.5% अगर उस M का लिया तो मुझे सोडियम का मास मिलना चाहिए, ठीक है। पर मुझे ये तो पता ही नहीं है कि सोडियम के एटम्स कितने हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में आयरन के लिए हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन, उसमें हमें पता था कि आयरन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन में एक नाइट्रोजन था, उसमें भी हमें पता था कितने एटम्स हैं। यहाँ पे मुझे है सोडियम के कितने एटम्स हैं, दैट आई डोंट नो। सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि मुझे M भी नहीं पता और मुझे मास ऑफ सोडियम निकालने के लिए ये भी नहीं पता कि सोडियम के कितने एटम्स हैं। तो एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है, तो अब कैसे सॉल्व करें? तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। एक वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला वर्ड। वैसे हम इस वर्ड को इतना इंपॉर्टेंस कभी देते नहीं है, पर इस क्वेश्चन में इसी वर्ड की वजह से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसने बोला फाइंड मिनिमम मास ऑफ द कंपाउंड। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सोडियम 11.5% होना चाहिए, उस कंपाउंड का मिनिमम वेट कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन है। सो द पॉइंट इज कि अगर कंपाउंड का वेट मिनिमम है और उसमें सोडियम है, तो कंपाउंड का वेट मिनिमम करने के लिए सोडियम का भी तो मिनिमम ही होना चाहिए, दैट इज सोडियम शुड बी 1, ठीक है। सोडियम अगर 0 हो गया, भाई वैसे मिनिमम तो होता है 0, अगर 0 हो गया तो फिर तो मैं ये बोल ही नहीं सकता ना दैट द कंपाउंड कंटेन सोडियम। अगर आप बोल रहे हो कंपाउंड कंटेन सोडियम, तो मतलब सोडियम 0 नहीं है, तो मिनिमम चाहिए, तो दैट इज 1। तो अगर 1 है तो फिर यहाँ पे मास ऑफ सोडियम कितना हो गया, 23। तो बस अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा, सॉल्व कर लिया इसको। So that becomes 200। तो आंसर इज 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हो कि कोई एक कंपाउंड हो, वी डोंट नो वेदर सच अ कंपाउंड एग्जिस्ट्स और नॉट, दैट इज नॉट द केस राइट नाउ। अगर कोई कंपाउंड हो जिस कंपाउंड में सोडियम का 11.5% हो, तो उस कंपाउंड का मिनिमम वेट 200 ग्राम्स होना चाहिए। या अगर आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, एक मॉलिक्यूल, तो 200 AMU होना चाहिए। उससे कम वेट अगर किसी कंपाउंड का हुआ तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि उसमें फिर सोडियम भी हो और सोडियम का परसेंटेज 11.5% भी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। The empirical formula of a compound is CH2O, ठीक है। तो उसने मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने पहले भी देखा था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर दिया हो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे कोई नंबर चाहिए होता है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, हो सकता है उसने नंबर दिया हो या नंबर निकालने का कोई तरीका दिया हो। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज दिस, its vapor density is 45। अच्छा, इस चीज को हम यूज करेंगे, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेपर डेंसिटी 45 है, इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं कि मुझे पता है कि वेपर डेंसिटी का मतलब होता है मोलर मास बाय 2। ये जो भी कंपाउंड है इसके मोलर मास को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो वेपर डेंसिटी आएगी। तो वेपर डेंसिटी अगर 45 है तो फिर दैट मींस मोलर मास कम्स आउट टू बी 90, ठीक है। नाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला उसने ऑलरेडी दिया, CH2O। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, CH2O, तो इसका वेट कितना हो गया, 12 प्लस हाइड्रोजन इज 2 प्लस ऑक्सीजन इज 16, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 16 इज 30। तो CH2O नाम का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका मास है 30 और टोटल मास है 90। तो अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर जो मिनिमम यूनिट है उसका मास है 30 और मुझे टोटल मास चाहिए 90, तो मैं 30 को कितनी बार रिपीट करूं कि 90 हो जाए, 3 टाइम्स। 30 × 3 इज 90। तो
मुझे कितनी बार रिपीट करना है? 3 टाइम्स। तो वो जो नंबर की मैं बात कर रहा था, एम्पिरिकल फॉर्मूला को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है, वो नंबर क्या हो गया? 3। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is 3 into empirical formula, that is 3 into CH2O. So the answer for you becomes C3H6O3. तो ये आ गया। तो हमने n कैसे निकाला? 90/30 करके, क्योंकि हमने एक और फॉर्मूला पहले लिखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज दिस नंबर। तो ये नंबर को हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2. ठीक है, the density of the compound is (1.25 grams per liter. ये वेपर डेंसिटी नहीं है, ध्यान देना, ये नॉर्मल डेंसिटी है। 1.25 ग्राम्स पर लीटर एट STP। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये नॉर्मल डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी है। वेपर डेंसिटी यूनिट लेस होती है। इट इज डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन नॉर्मल केसेस। तो डेंसिटी कट जाएगा, जो यूनिट्स है वो कट जाएंगे। यहाँ पे जो यूनिट है ग्राम पर लीटर, तो यूनिट्स देख के मुझे समझ में आ रहा है कि वेपर डेंसिटी नहीं हो सकती। ठीक है, नाउ उसने बोला है एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 है, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर लीटर है, और STP कंडीशन दी हुई है। STP का नाम सुनते ही मुझे वो 22.4 वाला फिगर याद आता है, उसको हम किसी तरह से यूज करेंगे। तो उसने क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन हम करते। डेंसिटी को यूज करते हैं। डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर लीटर। अच्छा, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ये सबको फॉर्मूला पता होता है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि डेंसिटी का एक्चुअली मतलब आपको क्या समझ में आता है? डेंसिटी का यूनिट देखिए, डेंसिटी का यूनिट इज ग्राम्स पर लीटर। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 लीटर लेता हूँ इस कंपाउंड का, दिस कंपाउंड इज ऑब्वियसली अ गैस, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट STP एंड ऑल। तो आप इसको गैसियस कंपाउंड भी लिख सकते हो, सो दैट अ बेटर क्लैरिटी। गैसियस कंपाउंड, तभी हम STP वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस गैस का 1 लीटर लेते हो, 1 लीटर, तो उस गैस का जो वेट निकल के आएगा वो आएगा 1.25 ग्राम्स। अगर आपने कंडीशंस STP ली, कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, STP स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर 1 लीटर का मास 1.25 है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 22.4 लीटर्स का मास कितना होगा? 1 लीटर का इतना, तो 22.4 का कितना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को अगर 22.4 रख दें, तो 1.25 इज इक्वल टू मास अपॉन 22.4। ठीक है, 1.25 को मैं 5/4 ले लेता हूँ फॉर इजी कैलकुलेशंस। तो मास आ गया 22.4 इंटू 1.25, दैट इज 5/4। 2 से काट दिया तो 11.2, तो ये आ गया 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 6, 5 1 ज़ा 5 56/2, दैट इज 28। तो जो मास आ गया वो 28 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये जिस भी गैस की बात हो रही है उसका जो मोलर मास है वो मोलर मास 28 आ गया। हाउ डू आई नो कि मोलर मास है ये 28? तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि मैंने वॉल्यूम को 22.4 लिया, तो वॉल्यूम जो 22.4 लीटर्स लिया है, दिस इज फॉर 1 मोल ओनली। हम लोग यही तो बोल रहे थे पहले कि 1 मोल ऑफ अ गैस at STP occupies this much volume।
तो इतने वॉल्यूम का जितना भी मास होगा वो सारा का सारा किसकी वजह से होगा, 1 मोल की वजह से। तो यही तो मास है जो मोलर मास है। तो मोलर मास आ गया 1 मोल, दैट इज 28। ठीक है, अब अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ गया 28। नाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2, और CH2 का मास कितना है, 14। कार्बन इज 12 प्लस 2 14। तो अब ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा अब हो गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसका मास है 14, और मुझे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए वो है 28। तो मैं 14 को कितनी बार यूज करूं कि वो 28 हो जाए, 2 टाइम्स, 14 इंटू 2 इज 28। तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को 2 बार ले लो, तो 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला will give you molecular formula, so that gives us C2H4, so that is ethene, C double bond CH2 CH2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो सबसे अच्छी बात थी ये कि हमने देखा कि STP है और हमें डेंसिटी दी हुई थी, तो किसी तरह से डेंसिटी और STP को यूज करके मैंने मास निकाला। तो ये दिमाग में कैसे आया, STP का नाम सुनते ही 22.4 तो दिमाग में आना चाहिए। अब आप ये सोचो कि इस 22.4 को कैसे यूज करें। तो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। मैंने वॉल्यूम को खुद से एज्यूम कर लिया 22.4, तो मेरे पास मास आ गया 28। ठीक है, अब मैंने 22.4 क्यों एज्यूम किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि STP के ऊपर जो 1 मोल गैस होती है उसका वॉल्यूम होता है 22.4। तो 22.4 लीटर्स का जो भी मास है वो सारा का सारा मास 1 मोल की वजह से है। तो ये जो मास आया ये मोलर मास आ गया। देन एम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से मैंने 14 निकाल लिया एम्पिरिकल फार्मूला मास, और फिर इन दोनों को यूज करके 28/14 से आ गया 2। तो जो नंबर था जो हमें एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करना होता है वो आ गया 2, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C2H4। ठीक है, तो आई होप इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद नाउ यू कैन मैनेज द अदर क्वेश्चंस ऑफ CCP। तो अब आप तैयार हो, ये सारे क्वेश्चंस एक बार देख के रिवाइज करके जब अच्छे से हो जाएं, देन यू कैन ट्राई फॉर CCP, एंड आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ CCP विल बी अ केक वॉक फॉर यू नाउ। तो हमने अभी तक 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, तो अब धीरे धीरे रिवीजन का लोड भी बढ़ेगा। तो यू नीड टू मैनेज योर टाइम सो दैट जो कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था कुछ दिन पहले, वो कॉन्सेप्ट आप रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज करते रहो ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अच्छी बात यह है कि अगर आप रेगुलरली रिवाइज करोगे तो पहले जिस चीज़ को रिवाइज करने में आपको आधा घंटा लगा था, उस चीज़ को अब रिवाइज करने में आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो रिवीजन टाइम विल डिक्रीज एज द नंबर ऑफ रिवीजन्स विल इंक्रीज। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम वील स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट 4 ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू।